Good morning, all of you. I hope you all are very well. Today is Sunday and very fun day. Today we are going to discuss part 3 on polity session, and we will have 10 second, and I will give you 10 second to answer that question, and after that we will have a detailed discussion on the right option and as well as other option too, right? So I just want to tell कि आज संडे है. Most of you think of going out with your friends, enjoying the moment. Yeah, obviously ये जरूरी है करना. एक वीक के बाद person need a rest so that they can memorize things जो उसने पढ़ा है, जो चीज़ उसने याद की है. बट आई जस्ट वांट टू टेल कि आपको इस संडे में एटलीस्ट फॉर 1 or 2 आवर रिवीजन को देना है, ताकि आपने जो भी इस वीक में पढ़ा है या फिर कुछ समझा है उसको आप मेमोराइज कर सके, आपके माइंड में रहे. क्योंकि कुछ समय के बाद अगर हम इस चीज़ को बार बार नहीं देखते हैं तो वो स्किप कर जाती है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग. So without any late, let's start our MCQ session. So the first question is, a federal structure for India was first put forward by the. जो फेडरल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ था या कहाँ से हमने लिया था. एक्चुअली दिस ऑल ऑप्शन जो है हमारा एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935, these all act are very important. और आपके क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ है उससे पहले उसमें जितनी भी प्रोविजंस है, most of the provisions we have taken from this act, right? So it is very important to know about this act, and later on we will have a detailed dedicated discussion or dedicated video on this act, all the act. So the options are Act of 1909, option B Act of 1919, and option C Act of 1935, and option D Act of 1947. So you guys have 10 seconds to answer that question. So the right answer to this question is option C, Act of 1935. Now, first of all, what do you mean by federal? Federal means the division of power among center, state और local. अब local की बात करें, local में भी municipality and पंचायत सिस्टम. बेसिकली जो गवर्नमेंट है इसमें फेडरल स्टेट में क्या होता है, आपकी जो पावर्स है इंडिविजुअली इक्वली डिवाइड की जाती है अमॉन्ग दी सेक्शन ऑफ सेक्शन में. जैसे कि आपका सेंट्रल में सेंटर के पास, स्टेट्स में जैसे कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, वी हैव 28 स्टेट्स, सो ऑल द स्टेट्स हैव सर्टेन पावर्स under the union list, state list, or the concurrent list, right? As we already have discussed about the list we have in our constitution, right? सो जो फेडरल जो मेन पावर है हमारा सेंट्रल पे रहता है, लेकिन जो डिवीजन है सर्टेन पावर जो है हमारे स्टेट्स में भी रहते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स में भी रहते हैं. और जो ये हमने फेडरल वर्ड है या फिर जो फेडरल की स्पेशलिटी है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाज टेकन फ्रॉम दिस आर्टिकल, एटलीस्ट 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, राइट? अगर हम बात करें एक्ट ऑफ 1935 में, इट टॉक्स अबाउट द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो आपके प्रोविंशियल स्टेट थे उनकी ऑटोनॉमी की बात करते हैं. एंड इट ऑल्सो टॉक अबाउट सेपरेट इलेक्टोरल फॉर माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मीन्स लैंग्वेज बेसिस में एंड रिलीजन बेसिस में. इन दिस एक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी. माइनॉरिटी की बात करें हम, राइट? हम किस बेसिस में? लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस में. हम बात करें अगर अदर ऑप्शन की, जैसे एक्ट ऑफ 1909, इसके तहत इसको हम कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म. इट ऑल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म. हेयर द टर्म मोर्ले एंड मिंटो defines two different things. First one, Molle is the secretariat of the state and the Minto is the viceroy of India at that time. So आपका कभी भी जैसे मोन्टेग्यू चैंसलर है, तो जो भी पहला नाम है इट रिप्रेजेंट द सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट, और जो सेकंड नाम है वो आपका रिप्रेजेंट करता है उस समय का वॉइसरॉय कौन था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हमने बात की थी 35 में, 1935 में सेपरेट इलेक्ट्रोड
फॉर द माइनॉरिटी की, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज हिंदू और मुस्लिम। ऑलराइट, ये डिफरेंस है उनके बीच में। और हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ, जो लॉर्ड मिंटो है द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, was also known as the father of communal electorate, राइट। और इसमें बात की गई थी 1909 में कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन है उनका, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय जो रूल कर रही थी, हमें उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, उसमें सीट्स इंक्रीज की गई थी। राइट, हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, जिस विच इज कॉमनली नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। Here also Montagu was the Secretary of State and Chelmsford is the Viceroy of India at that time. Here in this act we discuss about a directory system. Directory system was introduced. That means that there are two classes of administrator, and you can also understand by an example of a state. In a state we have chief minister as well as governor, right? We have two administrator, all right, and both of them have their own powers. Likewise डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब भी यही है, और इसी से रिलेटेड हमारे इंडिया में डायरेक्टरी सिस्टम आया था। So here we also discuss the other option also. So इससे क्या होता है, we have covered a wide variety of polity session. So in this way we are continuing our lecture. So इसलिए I always ask you to have a notebook with yourself so that you can write down whatever we discuss here, right? So please keep notebook with yourself and note it down. Okay. So next question is, which of the following exercise the most common profound influence in framing the Indian Constitution? इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, फ्रेम करने में? बात करें, ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. And you guys have 10 seconds to answer this question. So the right option to this question is option D, Government of India Act 1935. As we already discussed in the previous question, कि जो most of the article या most of the provisions in our constitution was taken from the Government of India Act 1935. At least 75% of the constitution provision, right? So the right answer is Government of India Act 1935. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ऑप्शन, दैट इज़ कि हमने अदर कंट्रीज जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, क्या बोरोड किया है हमने। बेसिकली वी हैव नॉट चीटेड एनीथिंग, वी हैव जस्ट बोरोड और मॉडिफिकेशन करके हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डाउन किया है। वी कैन नॉट से दैट वी टोटली उन्होंने जो किया है उसी को हमने कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरवर्ड किया है, बट वी मॉडिफाइड इट। हमने उसको अपने सराउंडिंग या अपने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से क्या उसमें प्रोविजंस हो सकते हैं, वी ऑल्सो एडेड दैट, राइट। सो वी बोरोड, वी आर नॉट कॉपी एनी आर्टिकल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ऑलराइट। सो बीइंग अ सिटीजन यू नीड टू नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने हमने ऐसा कुछ, हमारी जो फ्रेमिंग कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डाउन किया है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। उन्होंने, दे हैव डन अ वेरी हार्ड वर्क. They have taken 2 years 11 days and 18 months to write down 11 months and 18 days to write down this constitution. That means उन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, एंड अपने इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ से हमने लिया है लॉ प्रोसीजर, लिया है हमने यहाँ से कि कैसे लॉ बनाते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, सिंगल सिटीजनशिप की हमने यहाँ से ली है। जैसे कि आपके यूएस में डबल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि आपके वहाँ यूएस सिटीजनशिप एक अलग है, और जो उनके स्टेट्स है, फेडरल स्टेट्स है, उनकी अपनी अलग सिटीजन होती है। हम बात करें यूएस से हमने क्या क्या लिया है, यूएस से हमने लिया है जुडिशियल रिफॉर्म, लिया है हमने यूएस से, फंडामेंटल राइट्स लिया है हमने यूएसए से, ऑलराइट। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव।
ये आपके यूपीएससी एंड एनडीए या सीडीएस की बात करें आप, इसमें एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑलवेज आस्क, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनती है आपके डीपीएसपी से कि कौन सी इनमें से कौन सा है जो कि डीपीएसपी नहीं है। ऑलराइट, इस पे हम डिटेल बात करेंगे फर्दर लेक्चर पे अपने। और आईरिस से हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी ली है कि कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्शन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे कैसे करते हैं, दैट ऑल वी हैव बोरोड फ्रॉम द आईरिस कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so the right answer is option D, Government of India Act 1935. Next question, how does the Constitution of India describe India as? कि Constitution जो है हमारा वो कैसे describe करता है इंडिया को? And the options are a federation of state and union, option B, a union of states, option C, a federation nation, and option D, none of this. And you have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option B. All right, a union of states. Now here I just want you to clear the term union of states और आपका इंडियन टेरिटरी। बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंडियन टेरिटरी का मीन्स क्या है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। बेसिकली इन जनरल टर्म वी ऑलवेज says that India is a union of states. Sometimes we say that India is a territorial India. सो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। सो बेसिकली हमारा जो भारत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, बट इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन टेरिटरी, व्हाट इंडियन, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन टेरिटरी की बात करें, अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें तो इंडियन टेरिटरी में आपके स्टेट्स भी आ जाते हैं, यूटीज भी आ जाती हैं, और साथ ही साथ अदर लैंड विच वी एक्वायर इन अदर कंट्रीज। जैसे हमने एजेंशन आइलैंड लिया है, जैसे हम बात करें अपने ईरान में चाहबार पोर्ट में आपने कंस्ट्रक्शन किया है, काइंड ऑफ ए लैंड वी एक्वायर देयर। तो ये हमारे इंडियन यूनियन टेरिटरी, ये हमारे टेरिटरी के अंदर आती है। सो इफ वी टॉक अबाउट इंडियन टेरिटरी, दैट मीन्स वी कवर, we include the state, include the union territories, as well as all the land that we acquired all over the world. Alright, so these are the main difference between the Indian territory and the union of states. So the correct answer is option B, that is a union of states. Next question, what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? किस बेसिस में हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसको फ्रेम किया था, या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी गई थी, क्या ज़रूरत थी हमारे संविधान को बनाने के लिए, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सो दी ऑप्शंस आर, द फर्स्ट ऑप्शंस आर आईएनसी, सेकेंड ऑप्शन आपका है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड आपके पास 10 सेकेंड है। सो दी राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान। आपने सुना ही है कैबिनेट मिशन प्लान, वी हैव डिस्कस्ड दिस कैबिनेट मिशन प्लान डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सो आपने देखा नहीं है तो प्लीज गो थ्रू आवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ पॉलिटी पार्ट 2। हियर फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूट दैट देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूट नेशन, देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमारी फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946, यहाँ पे बात की गई थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। बट जो हमारा मेन असेंबली जो प्लान हुआ था वो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान में हुआ था, जो कि 1946 में हुआ था। ठीक है, और जो इसके अंदर आपके जो मेंबर्स थे, मेन मेंबर्स, जो तीन मेन मेंबर्स थे, ये बेसिकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीन मेंबर्स थे इसके, एक पैट्रिक लॉरेंस थे, एक पैट्रिक लॉरेंस, और दूसरा थे आपके ए बी एलेक्जेंड्रा, ए बी एलेक्जेंड्रा, राइट, और तीसरे थे आपके सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स। इसने तो आप काफ़ी बार नाम सुना होगा, एंड आई थिंक यू माइट नो दिस मैन, क्योंकि आपको कैबिनेट मिशन प्लान या क्रिप्स मिशन आपने काफ़ी बार मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया एक रिपब्लिक है क्यों है, इसका रीजन क्या है? ऑलराइट, सो द ऑप्शन ए, इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑप्शन बी, इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. So, so the right answer to this question is option D, that is all of the above. Why? Because जो आपके has been know that India is a democratic country. Republic means the people have freedom to do anything as per the without causing any disturbance to the nation, right? कि कोई खतरा ना हो nation को, but still the citizen of India are free to do everything. They are free to go anywhere. They are free to propagate any religion. They are free to conduct any institution. All right. So it is a democratic country. Yeah, obviously, option B is right. It is parliamentary form of government. Yeah, we are a parliamentary form of government. We have taken this from the Britain government, as we know that. Option C, that the head of the state is elected for a definite period. Yes, अगर हम बात करें head of the state, who are the head of the state? The president is considered as the head of the state. All right, and president is elected for a definite period, obviously for a 5 period of term, though he can continue it after winning the election, but the time period for the election, for the time period for the president is 5 years. So the right answer is option D, all of the above. Next question is, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की गई थी, वो किसने एडवाइस की थी? फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू एडवाइस दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन ए, डॉक्टर डी आर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर, एंड ऑप्शन सी, बी एन राव, एंड ऑप्शन डी, के एम मुंशी. And you have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option C, B N Rao. B N Rao. B N Rao is a person who advised that there shall be a constitution assembly. There should be a constitutional for the independent India in the constitutional assembly. तो बी एन राव ने ही एडवाइस किया था. अगर हम बात करें बी एन राव की, तो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इन आई सी जे. व्हाट इज आई सी जे? आई सी जे इज ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपका हेडक्वार्टर है द हैग में, जो कि नीदरलैंड में है आपका. और इट्स अ आर्म ऑफ ए यूएन. ये यूएन का एक मतलब पार्ट है, जो कि हेग में इसका हेडक्वार्टर है. और he also represent the UN in the year 1952, in the year 1950 to 52. इन्होंने 50 से लेकर 52 तक अपने इंडिया की तरफ से यूएन में रिप्रेजेंट किया है. और अगर हम बात करें अदर ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे आपके, राजेंद्र प्रसाद. अगर हम बात करें ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर को हम कहते हैं बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जो कि हमारे, ऑलराइट. एंड बी आर अम्बेडकर कॉल्ड दी फंडामेंटल राइट एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. और आपके जो आर्टिकल 32 है, जो आपका रेट जारी करता है, राइट, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसको आपके बी आर अम्बेडकर ने soul and heart of the constitution कहा था. That we have already discussed in our previous lecture. So please go through our previous polity lecture so that you can recall all this thing. हम बात करें के एम मुंशी की, के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी जो है हमारे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल को मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया कहा गया था. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एफकेट एग्जाम इन 2018. 18 first, yeah, if I am not wrong, 18 first में एफकेट में it was asked that who called the modern horoscope of India preamble.
पीएम बोलो किसने कहा था मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया. सो दैट टाइम आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट. सो द राइट आंसर जो था उस समय के एम मुंशी ने कहा था. ऑलराइट, so please note it down. So our next question is, who among the following was the president of the Constitution Assembly of India? कि इनमें से कौन हमारा प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का? एंड द ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री. एंड यू हैव 10 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. आपकी जो हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, ये हमारे एक्चुअल प्रेसिडेंट थे. हालांकि जो हमारे फर्स्ट बने थे 9 दिसंबर 1946 में, वो आपके डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे. बट इनको हमने प्रेसिडेंट बनाया था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, टू रिस्पेक्ट देम. इसलिए हमने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया था इनिशियल स्टेज में. बट आफ्टर ऑन 11th ऑफ दिसंबर जो एक्चुअल प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे. और राजेंद्र प्रसाद ही आपके इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राइट. और sometime it was also asked that who was the vice president of the constituent assembly. वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे आपके? एच सी मुखर्जी. कौन थे आपके? एच सी मुखर्जी. काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपको काफी बार पूछा गया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम. जो टर्म है कास्ट, जो कि आप हालांकि काफ़ी बार सुनते हो अपने इंडिया में, काफ़ी बार इसमें बहस चलती है, व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट. क्या किस बेसिस में हम डिस्क्रिमिनेशन चलती है हमारे प्रीवियस भारत की बात करें या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की बजाय बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो कास्ट से रिलेटेड कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टर्म कास्ट. कास्ट का मतलब होता क्या है? तो ये टर्म हमने कहाँ से डिराइव किया है? एंड द ऑप्शंस आर पोर्टुगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी जर्मन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एंड यू हैव 10 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. बेसिकली जो कास्ट टर्म है, इट वाज टेकन फ्रॉम अ स्पेनिश और ब्रिटिश वर्ड दैट इज कास्टा. लेकिन जो हमारे भारत में ये यूज किया गया था, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1613. जो ब्रिटिश का एक मुद्दा ही था कि हाउ दे डिस्क्रिमिनेट इंडियन सिटीजन, नॉट ओनली इंडियन सिटीजन, जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनी रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ उन्होंने राज किया है, वहाँ पे उनका ये कास्ट सिस्टम था ही, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे अदर पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ऑलराइट. सो ऋग वेदा में भी इसके बारे में बात की गई है, जो कि जैसे कि वी हैव सब पार्ट इन द सब्जेक्ट्स, इन द सेम वे जो ऋग वेदा है उसमें मंडल्स होते हैं, उनके जो सब डिवाइड पार्ट होते हैं चैप्टर्स, उनको मंडल कहते हैं. सो जो 10th मंडल है उसमें बात की गई है कास्ट सिस्टम की, और उस कास्ट सिस्टम में बात की गई है हमारे क्षत्रिय की बात की गई है, शूद्र की बात की गई है, आपकी वैश्य की बात की गई है, जो कि वैश्य, और जो चौथा है हमारे ब्राह्मण, ब्राह्मण की बात की गई है. ऑलराइट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोर्टुगीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेटमेंट. जो इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है, उससे आप क्या समझते हो? राइट. एंड द ऑप्शंस आर रिलीजियस वर्शिप नॉट अलाउड, कि रिलीजियस वर्शिप अलाउड नहीं है, जो कि ऑप्शन बी religions are patronized by the state, and option C is a private affair of the citizen. ये एक private affair है citizen की, and they are free and cannot be discriminated. Alright. And option D, none of the above. So what you mean by secular state? कहाँ से इसका मतलब क्या है? And the options are this, and you have 10 seconds to answer this question.
So the right answer to this question is option C, that it is a private affair of the citizen. जो ये secular state है, first of all, what do you mean by secular? Secular का मतलब है, secular means that India has no own religion. What? India has no own religion. India का खुद का कोई religion नहीं है. Though we respect all the religion in our country, whether it is Muslim, whether it is Hindu, whether it is Sikh, Isai or whatever. Jainism. हमारे भारत में भारत India is a secular state. Why? Because we respect each and every religion. We don't have any particular religion as our own religion. All right. और बात करें हम एंड अल्सो वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन फंडामेंटल राइट्स, जो कि बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, कि वी कैन प्रोपोगेट एनीवेयर, वी कैन फॉर्म द इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हम इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, हम प्रोपोगेट का प्रचार कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये हमारे राइट्स हैं. दैट मीन्स इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. और हम बात करें ये सेक्युलर वर्ड कहाँ है, कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है प्रियम्बल में, जो कि प्रियम्बल में आपको जो कि ऐड किया गया था 3 वर्ड के साथ. सोशलिस्ट, जो कि वर्ड हमारे 3 ऐड किए गए थे, नोट इट डाउन. सोशलिस्ट, सोशलिस्ट था हमारा एक सेक्युलर था हमारा, एक इंटी, एक तीसरा क्या था हमारा, इंटीग्रिटी था, जो कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था. और मैंने काफ़ी बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया गया है. ये आपके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में हुई थी, जो कि इमरजेंसी के बाद हुई थी, इमरजेंसी के दौरान हुई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. Alright, so the right answer is option C, that is private affair of the citizen. So that's all for today's lecture. I hope you all are like this lecture. अब हम if you want the PDF, just go to our Telegram channel, and if you like it, just comment down कि क्या हम कुछ और सुधार कर सकते हैं. और आपको किसी और PDF में या किसी और चीज़ में लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Alright, so that's all for today's, and thank you very much.